हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के सेट नंबर 3। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज, यानी कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रिज्म में एक वाइट लाइट इंटर हो रही है और प्रिज्म से बाहर होने के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो जा रही है। तो ये जो फिनोमेना है, यही फिनोमेना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। और ये भी याद रखना, ये 7 रंग कौन कौन से हैं? रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा होता है। यानी रेड कलर की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। और वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम होती है और वेवलेंथ जो है मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड इज ड्यू टू, एक तरल में पृष्ठ तनाव किनके कारण होता है? तो जो सरफेस टेंशन का जो कारण है कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स में क्या होता है? जब फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे हमारा वाटर है, तो के वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि एडहेसिव फोर्स क्या होता है, तो एडहेसिव फोर्स वो होता है जब डिफरेंट मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे साधारण एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर कोई गिलास है या कोई इस पे कोई वाटर की बूंद यहाँ पे चिपका हुआ है, तो ये क्यों यहाँ पे चिपका हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक तो मॉलिक्यूल हमारा किसका है? वाटर का है। और एक मॉलिक्यूल किसका है? हमारा ग्लास का है। तो वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, तभी ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे चिपक पा रहा है। तो आई होप आपको एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 प्लेनेट के बीच में जो फोर्स लगता है वही क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 स्मॉल चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड इन, ऑप्टिक फाइबर किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर का यूज एंडोस्कोपिंग में होता है। एंडोस्कोपी का यूज डॉक्टर जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट को देखने के लिए किया करते हैं। और जब हमें कोई सर्जरी नहीं करवाना होता है तो उस केस में जो डॉक्टर जो होता है इंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। सबसे पहले पुर्तगाल के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फर्नांडो एल्विस मार्टिन। इन्होंने सबसे पहले इंडोस्कोप का आविष्कार किया था 1963 में। और ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, अगर आपसे हम पूछें कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये TIR पे वर्क करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी इज यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वह मटेरियल्स होते हैं जिनसे रेडियो एक्टिव वेव निकला करते हैं। और ये रेडियो एक्टिव वेव हमेशा निकला करते हैं। और ये रेडियो एक्टिव वेव कौन कौन से निकला करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। अगर आपसे पूछे कि एक क्यूरी की वैल्यू कितनी होती है, तो एक क्यूरी की जो वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, किसके कारण सूर्य की ऊर्जा लगातार बनती है? तो आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, या 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे सन में क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? हीलियम बनाता है, जो कि एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा सोर्स बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सन में एनर्जी क्रिएट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वह उपकरण जो हवा की सापेक्ष आर्द्रता को मापता और रिकॉर्ड करता है, तो उपकरण कौन सा है? तो वो उपकरण है हाइग्रोमीटर। आंसर होगा हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर जो होता है ये जल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर। अगर आपसे पूछें कि बैरोमीटर की रीडिंग क्या हो रही है, बहुत ही तेजी से नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बैरोमीटर की रीडिंग अचानक नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब तूफान आने की संभावना है, यानी स्टॉर्म आ रहा है। और बैरोमीटर की रीडिंग जो है अप हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो वेदर है वो क्या है? गुड वेदर है, मतलब मौसम जो होगा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, विंड की वेलोसिटी और फोर्स मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो ये एनीमोमीटर यूज किया जाता है। और अमीटर क्या होता है? अमीटर से हम डीसी या एसी करंट मेजर करते हैं, और ये हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर करते हैं। एक होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से भी हम डीसी और एसी करंट मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल वैल्यू मेजर करते हैं करंट की। और एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का जो यूज करते हैं हम वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अल्टीमीटर का यूज करते हैं हम हाइट मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर, जो विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ, जब बैरोमीटर की पैमाने में अचानक गिरावट आती है तो ये किसका संकेत होता है? यह संकेत होता है तूफान आने का, यानी स्टॉर्म आने का संकेत होता है। अभी अभी हमने आपको बताया है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर जाता है तो ये मौसम अच्छा होने का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा होता है? बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो ये है ग्रेफाइट। डायनमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, डायनमो का उपयोग किस लिए किया जाता है? डायनमो का उपयोग किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपसे पूछा है कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, यानी इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो थर्मो इलेक्ट्रिक हो गया इसका एग्जाम्पल, जियोथर्मल पावर हो गया, ओशियन थर्मल पावर हो गया। यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल पावर, ओशियन थर्मल पावर में हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का परिवर्तित होने का उदाहरण क्या है? कोई मूविंग कॉइल, कोई मूविंग मैग्नेट है जो वायर के कॉइल के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो वो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका एग्जांपल बैटरी है। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बम, आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर नामक साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। और अगर आपसे पूछें कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रॉन्ज है ये किसकी मिश्र धातु है? तो ब्रॉन्ज जो मिल के बना होता है, कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। और एक क्वेश्चन और याद रखना, जो पीतल होता है, ये पीतल जो है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, और पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से किसके संचय के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछें कि ग्रीन हाउस गैस कितनी है, तो ग्रीन हाउस गैस टोटल 6 हैं। कौन कौन सी हैं? ये तो है CH4, एक है CO2, एक PFC है, HFC है। PFC और HFC को हम CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक है N2O और एक है SF6।
तो ये जो हैं 6 गैस जो हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और अगर आपसे पूछें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन शो करता है, तो ये शो करता है वाटर वेपर, O3 एंड इंफ्रारेड। ये जो 3 हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करते हैं, लेकिन ये गैस नहीं है, ये ध्यान देना। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बस शो करते हैं, लेकिन ये गैस नहीं है। कौन है? वाटर वेपर, O3 यानी ओजोन, और इंफ्रारेड। विच इज अबंडेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड एटम बम। एटम बम को किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर नामक साइंटिस्ट ने एटम बम को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन ईस्ट से निकाला जाता है। और अगर आपसे पूछें पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। बीमार व्यक्ति में एंटीजन का प्रभाव क्या है? तो बीमार व्यक्ति में एंटीजन जो होता है वो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करता है, यानी एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट जो होता है ये रक्त के संचलन में, रक्त के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये WBC का ही पार्ट होता है, ठीक। यानी लिम्फोसाइट जो है ये WBC का पार्ट है और मोनोसाइट भी WBC का पार्ट है। लिम्फोसाइट जो होता है ये स्मॉलेस्ट WBC होता है और मोनोसाइट जो होता है ये लार्जेस्ट WBC होता है। एरिथ्रोसाइट की बात करें तो एरिथ्रोसाइट हम RBC को कहते हैं, और बात करें हम WBC को क्या कहते हैं? WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट। यानी कि तत्वों में से कौन पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये है बोरान। बोरान जो है ये पौधों में वाटर को एब्जॉर्ब करने में और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और मेटाबॉलिटिक जो एक्टिविटीज़ होती है पौधे में उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे हड्डियां और दांत मिलकर बनी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CA3PO4 होल ट्वाइस। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट एंड बोन फॉस्फेट ऑफ लाइम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं BPL। कैल्शियम फॉस्फेट इज वन ऑफ द मेन कंबस्टन प्रोडक्ट्स ऑफ बोन। द स्केलेटन एंड टीथ ऑफ वर्बेट्रेट एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। यानी जो वर्बरेट एनिमल्स के जो स्केलेटन, कंकाल और जो दांत होते हैं किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है रैबिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन इजली देन दैट ऑफ मैन। यानी कि कौन सी बीमारी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आसानी से प्रभावित करती है? तो हार्ट अटैक। यानी कि महिलाओं में हार्ट अटैक ज़्यादा आता है किसके कंपेयर में? आदमियों के कंपेयर में। पिट्यूरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। आपसे पूछा जा रहा है कि पिट्यूरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूरी जो ग्लैंड है ये स्थित होती है ब्रेन में, और जो पिट्यूरी ग्लैंड जो है ये सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, क्योंकि जो पिट्यूरी ग्लैंड है ये सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है।
यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सोबायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ। एक्सोबायोलॉजी का जो अध्ययन है ये किससे संबंधित है? तो लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस, यानी अदर प्लैनेट्स और स्पेस में जो जीवन का अध्ययन है उसे ही क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछें स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल कैरेक्टर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम। जानवरों में एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। तो ये ऊर्जा किससे लेते हैं? तो ये जो ऊर्जा लेते हैं फैट से लेते हैं। ध्यान देना, फैट से सबसे ज़्यादा देर तक ऊर्जा मिलती है। और बात करें सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? तो सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और हमें और किन किन चीज़ों से ऊर्जा मिलती है? हमें प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, फैट से ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमें विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाई। जो पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी उम्र कैसे निकाली जाती है, उनकी आयु कैसे निकाली जाती है? तो जो हमारा पेड़ होता है, जो हमारा ट्री होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक रिंग इस तरीके से पाई जाती है। तो इसी रिंग को काउंट करके हम उसके एज को हम डिटरमाइन करते हैं। और ये जो विधि होती है एज को डिटरमाइन करने की, जो विधि होती है, इसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये जो है इसी को क्या कहते हैं? ग्रोथ रिंग कहते हैं। अगर ये ग्रोथ रिंग 4 हैं तो इसकी उम्र होगी 4 साल। अगर ये 10 है तो उम्र होगी 10 साल। अगर 20 है तो 20 साल। अगर 400 है तो इसकी उम्र होगी 400 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी डिजीज इन मैन इज काज्ड बाई द पॉल्यूटेंट। मनुष्य में गुर्दे की बीमारी किस प्रदूषक के कारण होती है? तो ये होती है कैडमियम के कारण। यानी उस बीमारी का नाम अगर आपसे पूछें तो क्या है? तो उस बीमारी का नाम है इटाई। यानी इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या है? ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो तत्व कौन सा है? तो वो तत्व है हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हीलियम। अगर आपसे पूछें कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट या गैस कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन। ध्यान देना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर दे रखा है और ऊपर वाले क्वेश्चन में यूनिवर्स दे रखा है। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पे हीलियम है। लेकिन एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है या गैस है वो है नाइट्रोजन। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो मेटलॉइड है वो कौन सा है? वो है सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।